अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इसमें शुरू करते हैं हम एक क्वांटिटी से। और उस क्वांटिटी का नाम मैं नहीं बताता हूँ, पहले कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कि एक टेबल टेनिस की बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है हमारी। टेबल टेनिस की बॉल उतनी ही स्पीड से किसी को मारी जाए और एक क्रिकेट बॉल उतनी ही स्पीड से किसी को मारी जाए, तो ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे लगता है? क्रिकेट बॉल पे, मतलब ज़्यादा हिट, मतलब ज़्यादा दर्द किस में होगा, ज़्यादा इंजरी किस में मिलेगी? टेनिस बॉल में तो नहीं मिलेगी, पर क्रिकेट बॉल में मिलती है। क्यों? क्योंकि टेनिस बॉल का मास कम है, क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा है उसके मुकाबले। सेकेंड एग्जाम्पल में लेता हूँ, एक ट्रक है, वो रेस्ट पे है। ट्रक वो रेस्ट पे है, पर वही ट्रक अगर बस थोड़ी हल्की सी स्पीड पे भी अगर चल रहा है और किसी बंदे से टकरा जाए तो बंदा मर जाएगा। ठीक है, मतलब वही ट्रक जब रेस्ट पे था तो उससे कुछ नहीं हो रहा था, पर वो जब मोशन में आ गया तो उससे बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है किसी को, या वो मर भी सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मास और जो हमारा इम्पैक्ट है, किसी भी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी पे। मतलब यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो मास और वेलोसिटी को क्या कर रही होगी, कंबाइन, और वो फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मतलब जिसका मास भी ज़्यादा और वेलोसिटी भी ज़्यादा, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका मास कम वेलोसिटी ज़्यादा, तब भी उसका मोमेंटम देखो, उसके मास के हिसाब से उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मास कम है पर वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, बुलेट। एक बुलेट मतलब एक गोली जो है, उसका मास तो बहुत ही कम है। ठीक है, उसका मास तो बहुत ही कम होता है, पर उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसका इम्पैक्ट बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारा इम्पैक्ट होता है वो बस मास पे डिपेंड नहीं करता, वो बस वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता, वो दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी बोथ। और वो इम्पैक्ट जो है हमारा मास और वेलोसिटी और दोनों पे जो डिपेंड कर रहा है, उसके लिए हमारी फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम। मोमेंटम जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसे बोलेंगे यहाँ पर हम मोमेंटम। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से। और मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मतलब पी का अगर हम फॉर्मूला बनाए तो बनता है मास इंटू वेलोसिटी, एम पी इक्वल टू एम। अगर हम पी की एसआई यूनिट की बात करें और बात करें कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो पी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। अगर मैं बोलूँ इसकी डायरेक्शन किसकी है, मतलब इसकी डायरेक्शन किस कहाँ होगी, तो जिस डायरेक्शन में हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम लगता होगा। मतलब इट हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी सेम डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम भी एक्ट कर रहा होगा। तो P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन उसकी जो होगी। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद कर सकते हो बहुत बढ़िया, अगर पेपर में भूल भी जाते तो इसकी एसआई यूनिट आप बना सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे मास को किस में नापते थे? केजी में। P क्या होता है? M इंटू वी। तो M क्या था? केजी। V क्या होता है? मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। तो हमारी जो ऐसा यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? केजी मीटर पर सेकंड। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये इसकी मोमेंटम की हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, ये सब हमने लिख लिया। तो ये हो गया हमारा, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जिसपे मास हो उसके पास मोमेंटम होता है, सिंपल सी बात। ये तो हो गया मोमेंटम। अभी उस मोमेंटम की अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक, अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की। एक और एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल एक मैं लेता हूँ, ठीक है, कि एक कार है, उसका जो है वो कार स्टार्ट नहीं हो रही है। तो स्टार्ट नहीं हो रही तो क्या करना पड़ेगा, उस पर धक्का लगाना पड़ेगा, धक्का लगा के उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जैसे हमने उसे धक्का लगाया, धक्का लगाने से होगा क्या, मेन बात उसमें मेन चेंज क्या आएगा, उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, धक्का लगाने के बाद उसकी कुछ स्पीड चेंज होगी, मतलब उसकी स्पीड में चेंज आएगा। और किसी का भी स्पीड में चेंज आता है, इसका मतलब उसके मोमेंटम में भी चेंज आएगा। स्पीड में चेंज आने का मतलब क्या है, उसके मोमेंटम में भी क्या आ रहा होगा, चेंज। अब उसका मोमेंटम तो चेंज होगा अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे। जैसे किसी एक या दो तीन बंदों ने उस पर फोर्स लगाया, अगर वो कम समय के लिए वो फोर्स लगाएंगे या कम समय के लिए मोमेंटम को चेंज करेंगे, तो क्या उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। पर जब वो ज़्यादा देर तक उस पर फोर्स लगाएंगे या ज़्यादा देर तक उसको धक्का देंगे, तब जाके ज़्यादा देर तक जब उसे वो धक्का देंगे तब जाके हो सकता है वो चालू हो जाए या आगे जाने लगे। मतलब हमारा मोमेंटम तो चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मोमेंटम कितने समय के लिए हम चेंज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा क्या, फोर्स। उस पर डिपेंड करता है हमारा फोर्स। अगर हम ज़्यादा समय के लिए मोमेंटम को चेंज करेंगे मतलब हमारा फोर्स ज़्यादा होगा, कम समय के लिए मोमेंटम को चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमारा फोर्स भी कम रहेगा। समझ में आया ये चीज़? ठीक, तो इसमें बोला है कि अगर हम देर तक उसमें लगाएंगे फोर्स, देर तक उसको धक्का देंगे, तो उससे क्या रहेगा हमारा, उससे हमारी उसकी स्पीड के ज़्यादा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम अब इससे हम बनाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मेरे मोमेंटम में चेंज होने का जो रेट है वो रेट क्या है, और वो जो रेट भी आएगा वो रेट मेरे फोर्स के बराबर होगा। मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स के बारे में बताता है कुछ। तो इसकी सीधे उस पर आते हैं। इट स्टेट्स दैट the rate of change of momentum, जो अभी हमने मोमेंटम पढ़ा है उसमें जो चेंज आ रहा है, उसके चेंज आने का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द is directly proportional to the unbalanced applied force, unbalanced applied force। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि जो मेरा मोमेंटम में चेंज आने का रेट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी अनबैलेंस अप्लाइड फोर्स उसमें हमने लगाया। जैसे हमने धक्का लगाया तो हमने फोर्स लगाया, वो एक अनबैलेंस फोर्स था तभी उससे तो मोशन हुआ होगा। ठीक है, तो उस अगर मुझे अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स निकालना है तो क्या करूँगा, जो उसके मोमेंटम में चेंज आया, कितने समय के लिए उसमें चेंज रहा वो निकाल लिया जाए तो मेरे पे फोर्स आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब ये तो बस स्टेटमेंट की बात हुई। अब बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये तो बस इसकी स्टेटमेंट है, सिंपल सी स्टेटमेंट है। अब आते हैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मेन यहाँ पर मोमेंटम में चेंज होने की बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं एक होगा हमारा इनिशियल मोमेंटम,
इनिशियल मोमेंटम, अब बोल देते हैं इनिशियल मोमेंटम जो है हमने ले लिया p1। यहाँ पर भी इनिशियल शुरुआत वाले मोमेंटम की शुरुआत पे इतना मोमेंटम था, वहाँ पर मैं 1 1 लगा दूंगा। जहाँ पर फाइनल की बात होगी वहाँ पर 2 2 लगा देंगे। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम को लिख देंगे p2। अब जैसे p का फॉर्मूला सिंपल सा था हमारा mv, तो यहाँ से p1 की अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो क्या होगा, m मास तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटीज तो चेंज हो रही है, तो इनिशियल मोमेंटम जब ले रहा हूँ तो स्पीड भी कौन सी होगी, इनिशियल। तो इनिशियल स्पीड, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी दूंगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं p2। p2 की बात करें मतलब फाइनल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, पर कौन सी, फाइनल वेलोसिटी v। तो ये हो गया इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। अब हमें इसका निकालना है चेंज, तो बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब p2 माइनस p1 mv माइनस mu, ठीक। m दोनों में से कॉमन ले लिया जा सकता है तो बचेगा mv माइनस u। ये हमारा चेंज इन मोमेंटम है, पर हमें चेंज इन मोमेंटम नहीं देखना था, हमें देखना था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो आपको बता रखा है कि किसी का भी रेट अगर निकालना है तो उसको रख दो ऊपर और नीचे लिख दो टाइम। तो रेट निकालना है मोमेंटम में चेंज का, तो ऊपर लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, जो भी मोमेंटम में चेंज आया है, और नीचे उसे डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम, कितने समय वो चेंज आया होगा उस मोमेंटम में, उस जो चेंज आया है वो कितना समय लगा होगा उस चेंज को आने में, तो नीचे लिख देंगे टाइम t। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है हमारा m v माइनस u, और नीचे क्या आ गया t। तो ये है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अभी हमने पढ़ा था कि फोर्स इज अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये है मतलब m v माइनस u अपॉन t, ठीक है। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं हम m को अलग और ये v माइनस u अपॉन t को यहाँ लिख देते हैं अलग, मल्टीप्लाई में। अब तुम्हें तो पता ही होगा एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन t। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी v माइनस u अपॉन t होता है, इसका मतलब यहाँ पर v माइनस u अपॉन t की जगह a लिख सकते हैं, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया m इनटू a के। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है वो हट जाएगा। तो अगर यहाँ से तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा, पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटता है तो यहाँ पर आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर हम सारी चीजें एसआई यूनिट्स में लेते हैं, अगर हम सारी चीजें ही एसआई यूनिट्स में लेते हैं इस इक्वेशन में, तो k की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है हमारी 1। तो k की वैल्यू अगर मैं 1 यहाँ रखता हूँ तो मेरा अल्टीमेटली जो फाइनल फॉर्मूला बनता है f इज टू ma का बनता है, f इज टू ma का मेरा फॉर्मूला बन जाता है। मतलब यहाँ पर लिख रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, f इज टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मेरा फोर्स आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्स, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सीधे पता है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन होगी और उस पर मैग्नीट्यूड भी होगा। फिर बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें
तो इसकी एसआई यूनिट थोड़ी सी अलग है, ठीक है। जैसे मैं इसकी एसआई यूनिट, वैसे इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, उसको लिखते हैं एन से, ये तो इसकी एसआई यूनिट होगी। अब जैसे कि अभी कभी कभी इसकी एसआई यूनिट न्यूटन के अलावा कुछ और भी लिखी जा सकती है, जैसे कि ऐसे, जैसे मैं अगर मैं अपनी तरीके से इसकी एसआई यूनिट निकालने की कोशिश करूं तो F इज टू एम इंटू ए, एम की एसआई यूनिट केजी, और ये क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है और न्यूटन भी हो सकती है। मतलब न्यूटन बोल लो या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल लो, इसकी एसआई यूनिट दोनों में ही एक ही है। मतलब दोनों में से कोई बोल रहा है एक ही है, पर आप जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ पर न्यूटन न्यूटन लिखा होगा। कभी कॉम्प्लिकेटेड बनाना है या पूछ लिया जाए कि न्यूटन के अलावा इसकी एसआई यूनिट क्या हो सकती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब एसआई यूनिट्स में है, सब कोई एसआई यूनिट, मास केजी में लेना है, हमारा डिस्टेंस मीटर में रखा है, टाइम सेकंड में रखा है। तो ये है हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सेकंड ऑफ मोशन, जिससे हमें फाइनल रिजल्ट यही मिलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इसकी थोड़ी एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे कि कोई क्रिकेट बॉल आई तो जो कैच करता है उसे, तो जब कैच करता है तो हाथ पीछे करके कैच करता है। ऐसा नहीं होता कि यहीं पे कैच कर लेते हैं, जैसे आई और आगे करके कैच कर ली, उसे पीछे करके कैच करा जाता है। ऐसा क्यों? जब वो बॉल आई होगी तो कुछ स्पीड में आई होगी, तो जब वो पीछे हाथ कर रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, उसकी स्पीड घट, जब पीछे आ रही होगी बॉल तो स्पीड घट रही होगी, तो उसको जो उसकी स्पीड घट रही है, उसको स्पीड अगर वो आगे पकड़ लेता तो स्पीड को घटने में बहुत ही कम समय लगता, पर जब वो थोड़ा पीछे करके ऐसे पकड़ रहा है तो उसकी स्पीड को घटने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, उसकी स्पीड को घटने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। आया ना? F इज इक्वल्स टू एम वी, जैसे अभी हमने बोला F इज इक्वल्स टू एम ए, की वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी। मतलब हमारी जो स्पीड है v है, वो उसकी जो भी स्पीड थी v मान ली हमने, वो v से जीरो होने में, स्पीड को v से जीरो होने में हमारा समय, अगर वो आगे ही पकड़ लेता तो समय बहुत ही स्मॉल लगता, ठीक है। अब सुनो, अगर समय टाइम बहुत ही छोटा बहुत होता, तो फोर्स को देखो और ये टाइम को देखो, तो ये फोर्स ऊपर है और टाइम नीचे लिखा हुआ है। तो जब भी एक क्वांटिटी ऊपर हो दूसरी नीचे, तो दोनों के बीच का रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। मतलब हमारा फोर्स जो होता है वो समय के साथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी कोई दूसरे के रेसिप्रोकल में रहता है, एक ऊपर दूसरा नीचे है, तो दोनों दूसरे के होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पर जब आमने सामने होते हैं तो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, मतलब उल्टा चलता है, घटेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घटेगा। तो अभी हम बोल रहे हैं कि टाइम बहुत ही कम लगा है, मतलब टाइम घट रहा होगा, टाइम बहुत ही कम है, मतलब टाइम कम होगा तो फोर्स क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा। इसी वजह से अगर वो उसे आगे जाके ही पकड़ लेता तो उसकी स्पीड को जीरो होने में लगता बहुत ही कम समय, और उस वजह से उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो फोर्स है, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता और उससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से वो हाथ पीछे करते हैं, मतलब उसकी स्पीड को जीरो होने में टाइम लगता है, एक सफिशिएंट टाइम लगता है लार्ज, उसकी स्पीड को जीरो होने में जो टी टाइम लगता है हमारा, क्या लगता है, लार्ज लगता है। ये टी जो समय लग रहा है वो लार्ज लगेगा, मतलब टी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर टी ज्यादा होगा तो एक ज्यादा होगा, दूसरा अपने आप कम होगा, वैसे प्रोपोर्शनल बताया, तो फोर्स क्या होगा, कम लग रहा होगा। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा, मतलब इम्पैक्ट कम पड़ेगा, उससे इंजरी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ये हमारी एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है इसकी, कि क्यों वो अपने हाथ को पीछे करता है, तो उस पर तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? और इसका एक और ले सकते हैं, जैसे कि तुम एथलीट्स जो होते हैं जो हाई जंप मारते हैं तो सैंड पे कूदते हैं, या तो या वो एक कुशन बैंड जो भी होगा कुशन होगा उस पर कूदेंगे, या तुम भी अगर डायरेक्ट फर्श पर कूद जाओगे तो तुम्हारी इंजरी हो जाती है, पर अगर तुम बेड पे कूदते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा क्यों? अब सेम उसका भी सेम आंसर है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है दोनों, ये समझो सेम आंसर दूंगा दोनों का। अब जैसे कि कोई एथलीट या कोई भी बंदा सीधे फर्श पे अगर मानते हैं फर्श पे सीधे कूदेगा तो उसकी स्पीड जो भी थी, जो कूद रहा होगा उसकी स्पीड होगी कुछ, तो स्पीड जैसे वो फर्श पे कूदा तो स्पीड तुरंत क्या हो गई? जीरो। अगर स्पीड उसकी तुरंत जीरो हुई मतलब टाइम बहुत ही कम लगा होगा स्पीड को जीरो होने में, स्पीड को जीरो होने में बहुत ही कम टाइम लगा होगा, इस वजह से फोर्स बहुत ही ज़्यादा लगता है और हमें चोट लग जाती है, ठीक, इंजरी हो जाती है। पर जैसे हमने नीचे मिट्टी में कूदे या हमें कुशन पे कूदे तो उससे क्या होगा? जैसे ये कुशन, तो पहले हम इस सरफेस पे कूदेंगे तो कुशन को नीचे तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, मतलब हमारी स्पीड को जीरो होने में कुछ समय लग जाएगा। तो स्पीड को जीरो होने में समय लगेगा मतलब वहाँ पर टाइम बढ़ जाएगा। अगर टाइम बढ़ जाएगा मतलब बी से जीरो जाने में स्पीड को टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम होगा, इसी वजह से हमें इंजरी नहीं होती। सैंड पे भी कूदोगे तो यही होता है कि हमारी स्पीड को घटने में थोड़ा सा समय लगता है, समय ज़्यादा लगता है, तो इसी वजह से फोर्स कम लगता है और इंजरी नहीं होगी, इम्पैक्ट नहीं लगेगा ज़्यादा। तो ये सब हमारी एप्लीकेशंस थी इसकी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ में मोमेंटम, मोमेंटम के बाद उसकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद हो गया हमारा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एप्लीकेशन। अब आते हैं हम आगे सेकेंड लॉ में एक छोटी सी चीज और है, और वो छोटी सी चीज क्या है कि सेकेंड लॉ से ना हम फर्स्ट लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो सेकेंड फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ का यूज करते हुए फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को तुम प्रूव करके दिखा दो। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। प्रूविंग फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ को प्रूव कर देंगे या समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हुए। अब हमें यहाँ पर सेकेंड लॉ यूज करना है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करना है, तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हमारा जो फोर्स होता है वो क्या होता है? इज इक्वल्स टू m इंटू ए, m की वैल्यू वो सॉरी a की वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, t को ले जाएंगे इस तरफ, तो हो जाएगा f मल्टीप्लाई टी इक्वल टू m ब्रैकेट v माइनस यू, ठीक है। अब हम बोलेंगे, अब फर्स्ट लॉ में जब भी हम फर्स्ट लॉ पढ़ा तो हमने ये बोलता है एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगता है, मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? जीरो। तो यहां पर हम बोलेंगे अगर इफ अगर हमारा f की वैल्यू यहाँ पर क्या है? जीरो के बराबर है, तो अगर मैं इस साइड f की जगह जीरो रखूंगा तो ये साइड तो पूरी जीरो हो जाएगी, ये साइड जीरो हो जाएगी, बचेगा यहाँ पर m v माइनस यू। अब ये m यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर चले जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में जाएगा तो जीरो से किसी को डिवाइड तो जीरो ही रहेगा, तो जीरो इक्वल टू v माइनस यू। अब क्या करेंगे, इस माइनस यू को उठा के जब लाएंगे तो एक प्लस यू हो जाएगा, तो यहाँ से मिल रहा है कि u किसके बराबर है? v के। तो अब हमें यहाँ से देखने को मिला कि अगर एक्सटर्नल फोर्स मतलब हमारा एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो भी अप्लाइड फोर्स जो भी है वो अगर जीरो है तो हमारी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड क्या रहेगी? बराबर। मतलब मोशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म, मतलब वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेगा। वही तो फर्स्ट लॉ बोलता था
कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो तो एक ऑब्जेक्ट जो होता है अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं बदलता। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसने अपने मोशन को बदला ही नहीं, इसकी स्पीड सेम रही, स्पीड को चेंज ही नहीं किया, यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? दोबारा से बताता हूँ कि अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, तो हमारी स्पीड पे भी कोई चेंज नहीं आया है, बॉडी ने अपनी स्पीड भी चेंज नहीं करी है। सेकंड, दूसरी बात क्या बोलते थे, स्टेट ऑफ रेस्ट को भी नहीं बदलता। अगर बाय चांस इफ यहीं पे बाय चांस हमारी इनिशियल स्पीड क्या होती, जीरो, अगर इनिशियल स्पीड जीरो होती तो फाइनल स्पीड भी जीरो ही होती इसके हिसाब से, क्योंकि यू और वी तो बराबर है। एक तो मैंने तुम्हें बता दिया कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा हर समय, क्योंकि बाहर से मैंने फोर्स ही लगाया, और जब तक मैं फोर्स लगाऊंगा नहीं तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा ही करेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। और दूसरा बोलता कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं बदलता, तो वो यहाँ समझा दिया कि अगर स्पीड इनिशियल स्पीड जीरो है मतलब इनिशियली रेस्ट पे है, तो फाइनल स्पीड भी जीरो है मतलब फाइनली भी रेस्ट पे ही है, मतलब उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट भी चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या था, जीरो। तो हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है।